Hello everyone, welcome to Vajirao IELTS Academy. रिसेंटली इंडिया एंड इटली से रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया. हाल ही की आपने देखा होगा जनरल इलेक्शंस के बाद द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया, जहां वो गए वो था हमारा इटली. ठीक है, इटली में क्या हो रहा था? G7. दिस वाज अ G7 मीटिंग. कहाँ हो रहा था? इटली में. समिट इन द इटली. इट वाज द 50th G समिट दैट वाज हैपनिंग इन द इटली. ठीक है, टुडे वी विल डू एन डिटेल एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू दी G7 समिट एंड व्हाट इट्स ओरिजिन क्या रहा है, व्हाट इट्स रिलेवेंस इन टुडेज कंटेक्स्ट. ओके, ऑल्सो वी विल स्टडी कि हाउ इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर दी G7 nations. Okay, let's start. G7 means group of 7 countries that came together, established and discusses with the relevant topics. G7 में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो डेवलप नेशंस हैं वो पास में आती हैं, ईयरली मीटिंग्स होती हैं और इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक्स से वो क्या करती हैं? डिस्कशंस करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम G7 कंट्रीज को देखेंगे. व्हाट आर दी कंट्रीज? कनाडा रिप्रेजेंटेड बाय जस्टिन ट्रूडो, ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर से. एक बार हम कंट्रीज के नेम देख लेते हैं फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन. दिस इज द इमेजेस गिवन फॉर ऑल द हेड्स ऑफ द कंट्रीज. ओके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली. दिस ईयर्स होस्ट वाज इटली. ओके, और वहां पे कौन हेड कर रही थी? जॉर्जिया मेलोनी. सो वी हैव सीन इमेजेस बायलैटरल टॉक्स विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मेलोनी. ओके, काफी न्यूज वायरल होती है इन चीजों से. प्राइम मिनिस्टर हैं. देन जापान इज देयर, यूनाइटेड किंगडम इज देयर and United States. Along with that, EU also is represented there. It also comes in every meeting of the G7. European Union is not a member, but it is invited. It takes part in the yearly meetings of the G7. Okay, so these are the representatives of the countries. So along with that, many countries were invited as an outreach country. मतलब जैसे कि इंडिया आपने देखा, here you have seen कि इंडिया, चाइना, रशिया, they are not part of this, but समटाइम्स फ्यू कंट्रीज ऑफ रिलेवेंस, मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल सिनारियो पे, उनको बुलाया जाता है. तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ को बुलाया गया था. अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ब्राज़ील. इंडिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, साथ ही साथ जॉर्डन से यूक्रेन के प्रेसिडेंट गए थे, टर्की के प्रेसिडेंट थे वहाँ पे. ठीक है, तो ये सारे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था. सो दीज आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वर कॉल्ड इन द 50th G समिट दैट वाज हैपनिंग इन दी इटली. अब ये कब से कब हो रहा था? इट वाज हैपनिंग फ्रॉम June 13 to 15, 2024. वेयर इट वाज हैपनिंग? लेट्स लुक एट दी रीजन, अपूलिया रीजन. इटली के अपूलिया रीजन. ये ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि अपूलिया रीजन है क्या. इसको पुगलिया भी कहा जाता है. एज द वर्ड सेज अपूलिया, दैट इज ऑल्सो रिफर टू एज समटाइम इन न्यूज एज ए पुगलिया रीजन. ठीक है, आप ये देखोगे ये वाला, ये इटली का मैप है. हेयर यू विल फाइंड दिस रीजन. ठीक है, यहाँ पे इसके इधर आप देखोगे तो एड्रियाटिक सी है, इसके साउथ में क्या? आयनियन सी है. और ऑल्सो इसके वेस्ट में 3 इंपॉर्टेंट सीज. Here you will find Adriatic Sea, in the south Ionian Sea, and the west there is a Tyrrhenian Sea. So from the geographical point of view, this is important, and the seas of Mediterranean oceans or Mediterranean Sea is very important. This whole Mediterranean area is very important. Okay, अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि जो G7 था, 50th समिट था, उसका थीम क्या था? बिल्डिंग अ रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमी. ओके, एज वी कैन सी ग्लोबल में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इकोनॉमी काफ़ी सैचुरेट हो रही है, कुछ कंट्रीज़ की दे आर नॉट ग्रोइंग. ठीक है, वर्ल्ड रिसेशन की तरफ चल रहा है. तो वी हैव टू ब्रिंग अ resilient and inclusive global economy so that there is overall development of the whole earth. Okay, सारी कंट्रीज का ग्रोथ हो. सो दिस इज द बेसिक 7 समिट. अब इस समिट में क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए गए? सबसे पहले हम वो देखेंगे व्हाट वर द की मेजर इश्यूज दैट वर डिस्कस्ड एंड व्हाट आउटकम्स दैट हैव कम आउट. ओके, सो फर्स्ट मेजर इशू फ्रॉम पास्ट 2 ईयर से आप देख रहे होगे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना. ग्लोबल लेवल पे इंस्टेबिलिटी बनी है, 2 पार्ट्स बन रहे हैं. यू कैन से 2 पोल्स फिर से इमर्ज हो गए. एक वेस्ट पार्ट है, रशिया चाइना वाला पार्ट. सो मेजर सबसे पहले इशू जो डिस्कस हुआ था वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में. नाउ व्हाट हैज़ हैपन? रशिया के कुछ फॉरेन एसेट्स थे इन टर्म्स ऑफ यू कैन से फॉरेन करेंसी, गोल्ड्स और फिक्स एसेट्स, कुछ भी हो सकता है, दैट वर स्टेशन और यू कैन से दैट वर केप्ट इन डिफरेंट वेस्ट नेशंस. अब इन वर्ल्ड ने क्या है, वेस्ट वर्ल्ड ने क्या है, अराउंड दीज आर अराउंड $500 बिलियन ऑफ दिस फॉरेन एसेट्स ऑफ रशिया, जो किसने हेल्ड कर लिया, किसने फ्रीज कर दिया. दे हैव बीन फ्रोजन बाय द वेस्ट कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर. अब उस फ्रोजन एसेट से इन लोगों ने, जो G7 की कंट्रीज हैं, दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल एड. हम किसकी एड करेंगे, किसको हेल्प करेंगे? यूक्रेन को हेल्प करेंगे. तो जो 300 बिलियन हम फ्रोजन एसेट्स हैं रशिया को, उसमें से 50 बिलियन दे हैव प्लान टू गिव 50 बिलियन लोन टू दी यूक्रेन एज एन ह्यूमैनिटेरियन एड. दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से ये टसल जो है ईस्ट वर्सेस वेस्ट, रशिया वेस्ट, यूएसए और यू कैन से वेस्टर्न कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज
और इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इसके रिपरकशंस आपको फ्यूचर मंथ्स में या ईयर्स में डेवलपमेंट दिखती रहेंगी कि नाउ रशिया इज मोर अलाइनिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ कोरिया, ट्रीटी साइन कर रहा है, डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है, चाइना के साथ मोर अलाइनमेंट हो रहा है। तो ये इन्हीं सब वजह की। दूसरी वजह से दूसरा थ्रेट जो वेस्ट वर्ल्ड को फेस होता है वो होता है चाइना रिलेशंस। चाइना क्या है, एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है ना, वो इंक्रीज करना चाहते हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। इंडिया और चाइना आप देखोगे सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा है। चाइना क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली आप समझो कि रशिया और यूक्रेन को ये सपोर्ट भी कर रहा है। तो दिस वाज इशू वाज आल्सो डेवलप्ड, ठीक है, डिस्कस हुआ था कि हम कैसे काउंटर कर सकते हैं चाइना को। तो उस रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाए गए, ठीक है, मोर स्ट्रिक्टर सैंक्शन, एंड साथ ही साथ चाइना के ऊपर भी न्यू टैरिफ्स लगाए गए, ठीक है। स्पेसिफिकली कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब क्या दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें ईयू ने क्या कहा, उस पर हम सैंक्शन लगा रहे हैं चाइना पे। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड इशू दैट वाज डिस्कस्ड। थर्ड इशू जो बात हुई थी वो थी माइग्रेशन। आप देखोगे कि वर्ल्ड लेवल पे जहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती है या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं, वहाँ से नॉर्मल पीपल जो है, द कॉमन पीपल माइग्रेट टू दी डेवलप्ड नेशंस और यू कैन से टू द सेफर एरियाज। तो ईयू का यहाँ पे मेजर कंसर्न था इटली का, दैट मेनी पीपल आर कमिंग टू इटली एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ गेटवे, जहाँ से अफ्रीका से क्या सीधे यूरोप की तरफ एंट्री होती है इटली के थ्रू। सो इट वॉज द कंसर्न रेज्ड बाय द होस्ट कंट्री दैट इज इटली। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई थी। एक नई चीज़ है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट से डेवलपमेंट हो रही है। सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे जो हमारे पोप फ्रांसिस है, जैसे आपने देखा रिप्रेजेंटेटिव में कौन था, हमारे पोप फ्रांसिस भी आए थे, तो उन्होंने एक एड्रेस किया, एक सेशन को एड्रेस किया, सो दैट वी हैव एन एथिकल डेवलपमेंट ऑफ एआई, बिकॉज एआई इज सो वास्ट दैट ह्यूमन स्टिल डोंट नो व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। तो उसका एथिकल यूज हो, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हो, ठीक है। तो रेगुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे उसके गवर्नेंस की बात की, क्योंकि हमने देखा है हर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, हर एक इक्विपमेंट का प्रोज एंड कॉन्स होता है, ठीक है। सो वी शुड लुक आफ्टर एवरीथिंग एंड फॉर दी ग्रोथ, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के लिए, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एथिकल कंसर्न्स को देखते हुए एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए हमारे एआई का, ठीक है। सो दीज आर दी मेजर इश्यूज दैट वर डिस्कस्ड इन द 50th G7 समिट। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड हाउ दिस G7 केम अप, कैसे आया, कब आया, एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिन और रिलेवेंस क्या है, ठीक है, क्या इवोल्यूशन रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट इट ओरिजिनेटेड इन 1973। 1973 का आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ओल क्राइसिस आए थे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही थी, हाई इन्फ्लेशन हो रहा था, मतलब ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या हुआ था, ब्रेक हो गया था, कोलैप्स हो गया था, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या हुआ था, पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था, बट उसके बाद हमने क्या कर रखे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया था। तो ये इश्यूज चल रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ था, 1970s में दी फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द सेंट्रल गवर्नर्स ऑफ दीज 6 डेवलप्ड कंट्रीज came together and said कि we should talk about the issues that are important for the global relevance. It is during this time that a platform was developed for the economic and फाइनेंशियल कॉपरेशन, ठीक है, कि हम आएंगे, हम स्थिति को समझेंगे, व्हाट इज द सिनेरियो गोइंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू ईच कंट्री एंड विद रिस्पेक्ट टू दी होल वर्ल्ड. सो दीज वर द रीजंस, ऑयल क्राइसिस, राइजिंग इन्फ्लेशन and the collapse of the Bretton Woods system that led to the origin of the G7 or you can say group of 7. This summit was happened. So first summit, if you have to mention prelims perspective से, the first summit happened in 1975. ओके, 1975 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ये आप याद रखोगे. फर्स्ट समिट हुआ था 1975 में और फ्रांस की कंट्री में हुआ था. उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म था. इनिशियली इट वाज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म. ओके, वन थिंग मोर, इट डजंट हैव एनी परमानेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ओके, और एनी हेडक्वार्टर. ठीक है, जैसे आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को देखोगे कि जैसे यूएन हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो उनका एक सेक्रेटेरिएट होता है. तो G7 का कोई फिक्स सेक्रेटेरिएट नहीं है. देयर इज नो फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया फॉर दी मेंबरशिप कि इतना GDP होना चाहिए, इतना ग्रोथ रेट होना चाहिए, ऐसे जैसे बाकी IMF और वर्ल्ड बैंक में है. तो दे डोंट हैव एनी मेंबरशिप क्राइटेरिया. और प्रेसिडेंसी कैसी होती है, हर साल रोटेट होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर इट वॉज हैपनिंग इन द इटली, सो दिस ईयर्स प्रेसिडेंसी वॉज एट G50th G summit was with Italy. ठीक है, so it hosted that. ठीक है, it keeps rotating. Last year it was in Japan, this year it was in Italy. So presidency keeps rotating every year, and that is considered as a temporary. Secretariat is considered that city only, that country only. Okay. Now how this evolution came up in 1975 first summit,
Then initially how many were there? There were first official G6 summit took place in the France. Okay, originally there were 5, but Canada also joined it, Italy also joined. ठीक है, so Canada joined in 1976. So then it became the G7. Initially how many countries? France and Italy joined. These 5 countries were there part of group of 7. ठीक है, in 1976 Canada joined. Then what happened? Russia was also invited in the G7 group. Okay. Initially it was invited in 1991, but informally what happened? In 1974, the final you can say inclusion of Russia took place in 1997. Then it became G8 with the inclusion of the Russia. But with this changing dynamics or geopolitics or the scenarios around the world, in 2014 what happened? Russia annexed the Crimea Peninsula. जो यूक्रेन के पास में आप देखोगे रशिया ने क्या किया, क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया, जिसकी वजह से फिर G7 कंट्रीज ने क्या किया, कोलैबोरेटिव डिसीजन लिया और रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया. सो रशिया इज नो लॉन्गर फ्रॉम 2014 रशिया इज नो लॉन्गर मेंबर ऑफ दिस G7 group. So after becoming G8 it again converted into G7. Okay, I think till here it is clear that what is G7 and G8. Russia was part of this group for some time, again it became G7. Now what is the current relevance? When it was formed initially in 1970s, the contribution of G7 countries, share of, according to Bruegel, it is the share of G7 countries in the global GDP कितना था? Around 50% they were contributing. ठीक है, 1970s के टाइम में, बट इन कमिंग डिकेड्स, इन द पास्ट डिकेड्स यू कैन से 70s के बाद 80s में, 90s और करेंट 21st सेंचुरी में द रिलेवेंस हैज गॉन डाउन. ठीक है, अभी कितना है? जस्ट लेस देन 30%. इफ यू विल आस्क इन 2018 and 19 it is less than 30% to the global GDP. They are contributing less. Why? Now China is more contributing, India is contributing, India is in a growing trajectory, right? So their relevance from economic point of view, it has reduced. ठीक है, also now experts are asking or saying now these countries or developed nations they are not able to resolve the issues like the conflict is going on. रशिया यूक्रेन का वॉर आप देख लो 2 साल से चल रहा है, बट ये G7 कंट्रीज कोई सीज फायर या कुछ कंक्लूजन पे नहीं आ पा रही. उसी तरीके से आप इजराइल गाजा वाला इशू देखोगे, वहाँ पे भी इशू चल रहा है. ठीक है, तो ये क्या करें, इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है जब वो ग्लोबल पीस को ही नहीं सस्टेन कर पा रही है? यस, राइट और नो? सो दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड. दैट्स व्हाई देयर रिलेवेंस इज गोइंग डाउन, इट्स डिक्रीजिंग डे बाय डे. सो व्हाट ओपिनियन इज सेइंग नाउअडेज कि हमें इसको एक्सपेंड करना चाहिए. वी नीड टू हैव G7+. Okay, why G7+? Euro is being called every year. ठीक है, India is also called. ठीक है, now they want to include Brazil, China and India because these are the major economies that are not included in the G7. Okay, इनको इंक्लूड करेंगे तो एशिया भी इसका पार्ट बन जाएगा, है ना. एशिया से इंडिया, चाइना विल बिकम पार्ट ऑफ दिस एंड अफ्रीका फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ब्राजील विल बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग. ओके, now they are not able to, as I have said, they are not able to achieve the required stability that was required to maintain the global economic and peace and order. ठीक है, now moving forward we will look at what is Prime Minister Modi's participation in G7 or you can say India's holistic participation. इंडिया अगर बार बार बुलाया जा रहा है, आप समझिए अगर आप बार बार कहीं इन्वाइट किए जा रहे हो, आपको बुलाया जा रहा है तो मतलब आप इंपॉर्टेंस रखते हो. yes or no? So the same thing is here. India has been invited 7 times. अभी तक क्या है, 7 बार बुलाया गया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको 5 बार 5th कॉन्जिक्यूटिव अटेंडेंस रहा है. व्हाट ही हैड, यहाँ पे ग्रुप पे मीटिंग तो हुई, समिट में पार्ट लिया. ठीक है, अपूलिया समिट में पार्ट लिया. साथ ही साथ व्हाट ही हैड बायलेटरल रिलेशन, शेड्यूल्ड बायलेटरल रिलेशन विद ऑल दी ईच कंट्रीज. मतलब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअली बायलेटरली किससे मिले, मेलोनी से मिले, PM सुनाक से मिले, US से मिले, जर्मन चांसलर से मिले. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट विद whom he met, he also met Ukrainian President Vladimir Zelensky. So this was a major bilateral development that India has with respect to the other nations or developed nations of the world. ठीक है, अब हम और इसको इन डेप्थ समझेंगे कि G7 इंडिया को बार बार क्यों बुला रहा है. हर बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं, बायलेटरल मीटिंग करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो कुछ तो रिलेवेंस होगा. तो उसको कुछ पॉइंट्स में हम देखेंगे कि क्या रिलेवेंस रखता है इंडिया टू दी G7. फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस for any engagement. What is the major motive or you can say inherent motive of any country is economic significance. इंडिया की GDP ग्रोथ रेट आप देखोगे पास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना रहा है. फाइनेंशियल ऑफ 2024 इट वाज अराउंड 8%, 8.2% ग्रोथ रहा है. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रहा है. जो Q4 का आप देखोगे इंडिया का 7.8% ग्रोथ रेट रहा है अगर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 का इफ यू लुक एट द डेटास.
and combined GDP growth of these G7 countries is less than 2%. So you can see the difference. It's not to humiliate these countries, but to show the relevance कि India कहाँ grow कर रहा है. So they need market. These developed countries need market, and India is a very profitable market for the other world. It is growing. ठीक है, projected growth rate हर साल 6 to 7 या 8% तक India का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है. तो इट इज़ अ फेवरेबल मार्केट, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट, लो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, पोटेंशियल है, जिस वजह से दूसरी कंट्रीज़ की यू कैन से आईज ऑन द इंडिया. ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इज देयर. नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस दैट इंडिया होल्ड इज डेमोग्राफिक डिविडेंड. ठीक है, हमारी पॉपुलेशन, एज यू नो रिसेंटली इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इट हैज़ सरपास चाइना. चाइना से ज़्यादा पॉपुलेशन अब हमारी कंट्री में है, इंडिया में. ठीक है, अभी वर्कफोर्स कितनी है इंडिया में? 68% जो वर्किंग एज ग्रुप है. वर्किंग एज ग्रुप का मतलब द 15 to 64 ईयर्स के जो लोग हैं, 68% टोटल पॉपुलेशन का 68% पॉपुलेशन हमारा वर्किंग एज ग्रुप में आता है. अब मान लीजिए आप काम कर रहे हो, कमा रहे हो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द फैमिली, टू द होल जीडीपी, इनडायरेक्टली और नॉट, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ठीक है, सिमिलरली यू कैन से 65% इज अंडर 35 ईयर्स ओल्ड. सो हमारी क्या है? यंग कंट्रीज है. वी आर यंग नेशन. इंडिया इज अ यंग एंड ग्रोइंग नेशन. ह्यूज मार्केट इज देयर. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट you can say conditions are there, ease of doing business is happening. So because of that 65% is under 35 years of age. When you are healthy, you are fit, when you are under the age of doing some work, you will contribute to the nation. Okay, लेबर पूल बहुत ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, वर्कफोर्स जो हमारी क्या है, इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है. ठीक है, इसके बाद स्ट्रैटेजिक लोकेशन अगर आप देखोगे, ठीक है, इंडिया की रिलेवेंस से, जो ये वाला इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, आप देखोगे इंडियन ओशन ही एक ओशन है जो एक कंट्री के नाम पे रखा गया है. इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. ओके, तो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, पहले जो पॉलिटिकल सिनेरियोज अटलांटिक ओशंस में हुआ करते थे, वो अब कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं? हमारे इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन में हो चुके हैं. एवरी कंट्री इज मेकिंग अ स्ट्रैटेजी. यू कैन से यूके, फ्रांस, जर्मनी और सारी डेवलप्ड नेशंस क्या है, एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर रही हैं स्पेसिफिकली टू दिस रीजन, दिस इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, ये रिलेवेंस बढ़ गई है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए. और एक और चीज़, एक तरफ काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए हम रशिया को, चाइना को, जैसे रशिया चाइना आर टाइंग अप टुगेदर, सो इन ऑर्डर टू काउंटर देम द वेस्ट सीज इंडिया एज देयर अलाई. ओके, एक फ्रेंड बनाना चाहते हैं इस रीजन में, अलॉन्ग विद दैट डिप्लोमेटिक बैलेंस. यू नो वी आर Indians are good at diplomacy, right? India has maintained its good relation. अगर you can say it has maintained its national interest. अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रखा है इंडिया ने. ठीक है, इसने वेस्ट को भी मैनेज किया अच्छे से, ईस्ट को भी अच्छे से रिलेशन कर सकता है. आप देखोगे इंडिया G7 में भी जा रहे हैं, ये ब्रिक्स के भी पार्ट हैं और SCO समिट में भी पार्ट लेते हैं. सो इट इज़ कोलैबोरेटिंग विद USA ऑल्सो, जर्मनी ऑल्सो, फ्रांस ऑल्सो, ब्रिटेन ऑल्सो. अलॉन्ग विद दैट इंडिया रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखता है. चाइना के साथ भी आप देखोगे ट्रेड पर्सपेक्टिव से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंडिया अच्छे से डील कर सकता है. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडिया मेंटेन्स कोर्डियल टाइज विद बोथ रशिया एंड दी वेस्ट. एंड इंडिया को ऑल्सो देखा जाता है कि कोई भी अगर इशू राइज रहा है, अभी हमने देखा बायलैटरल मीटिंग किसके साथ हुई थी? इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की ज़ेलेंस्की के साथ हुई. ठीक है, सो वेस्ट वर आस्किंग प्राइम मिनिस्टर टू टॉक विद द रशिया, टू टॉक विद द यूक्रेन प्रेसिडेंट, सो दैट दे कैन कम टू अ सीज फायर, कि कुछ कंक्लूजन आ पाए. ठीक है, जो वॉर 2 साल से चल रही है उसमें कुछ एक कह सकते हैं वहाँ की लोकल पॉपुलेशन, जो कॉमन पीपल है, वो सफ़र ना करे. सो दैट वॉर नीड्स टू स्टॉप. ठीक है, इसकी वजह से ही इज सीन, और यू कैन से द कंट्री इज सीन एज टू कंट्रीब्यूट टू द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द होल वर्ल्ड, यू कैन से. ठीक है, ईजिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टेंशंस. तो इंडिया इज सीन एज अ इंटरमीडिएटरी और द कंट्री दैट कैन ब्रिंग पीस and stability in the region. That's why these are the reasons why G7 is important, or you can say India is important to G7. For us also, we need investment. We are growing, है ना, for growth and development, infrastructure capital is required. So we reach out to the developed countries. हम जाते क्यों दूसरे के nations के पास? प्राइम मिनिस्टर बायलैटरली सबसे क्यों मिल रहे हैं? Because we need investment. ठीक है, आप आइए हमारे देश में नए प्लांट्स लगाइए, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगाइए, असेंबली लाइन्स लगाइए, so that people of India get job, security and all, everything, employment बढ़े, है ना. तो इसलिए से दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है. G7 इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया भी G7 के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो टुडेज एनालिसिस वाज ऑल अबाउट G7 एंड इट्स रिलेवेंस फॉर इंडिया एंड इंडियाज रिलेवेंस टू G7. हमने ओरिजिन देखा, रिलेवेंस देखा. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस सेशन. ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.